दोस्तों, कहा जाता है कि किसी महान इंसान की महानता का अंदाजा उस इंसान के मरने के बाद ही मालूम होता है। उस शख्सियत की जिंदगी को हम पूरी तरह से उसके गुजर जाने के बाद ही जानने में दिलचस्पी लेने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहा यह भी जाता है कि किसी महान व्यक्ति का काम उसे कभी मरने नहीं देता। वो अपने बेहतरीन काम के बदौलत दुनिया के मिटने तक अमर रहता है और अपने काम के साथ साथ दिन ब दिन जवान होता चला जाता है। ये दोनों ही बातें इस दुनिया में आए कई लोग पर बिल्कुल सटीक बैठती है और उन लोगों में से एक नाम हमारे राहुल देव बर्मन साहब का भी है, जिन्हें सभी प्यार से पंचम दा के नाम से भी जानते हैं। आज की इस बायोग्राफिकल वीडियो में हम इसी महान संगीतकार के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। राहुल देव बर्मन यानी हमारे पंचम दा का जन्म 27 जून साल 1939 को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के महानतम म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन और उनकी पत्नी मीरा देवी बर्मन के घर कोलकाता में हुआ था। पंचम दा का संबंध त्रिपुरा के शाही खानदान से भी था। दरअसल ये त्रिपुरा के 179वें राजा कृष्णा किशोर बहादुर देव बर्मन की चौथी पीढ़ी में जन्मे थे। इस तरह एक शाही रुतबा भी हमारे पंचम दा के खून में था। इनकी शुरुआती पढ़ाई बंगाल में ही हुई और इस दौरान इन्हें साइकिल पर घूमने फिरने का बहुत शौक था। इसलिए जब भी इनके पिता पंचम दा से पूछते कि उन्हें बड़े होकर क्या बनना है, तो पंचम जवाब देते कि वो साइकिल बहुत अच्छा चलाते हैं, इसलिए साइकिलिस्ट बनना चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में ही नजर आ जाते हैं। ठीक ऐसा ही पंचम दा के साथ भी हुआ। एक बच्चा जो साइकिलिंग की दुनिया में अपना स्थान बनाना चाहता था, जिसका मन पढ़ाई लिखाई की तरफ बहुत ज्यादा नहीं था, उसके अंदर कहीं न कहीं अपनी विरासत में मिले संगीत को आगे बढ़ाने की उत्सुकता भी थी। इस उत्सुकता को पंचम दा के पिता ने पहचान लिया था और सचिन दा अपने बेटे की साइकिल वाली बात का जवाब देते हुए कहते थे कि तुम्हें जिस तरह साइकिल चलाना पसंद है, उसी तरह मुझे भी बचपन में कई चीजों का शौक था, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए संगीत को चुना। इसी तरह तुम्हें भी एक चीज को चुनना पड़ेगा। पंचम दा जैसे जैसे बड़े हुए, उनके पिता की ये बात उनको समझ में आने लगी और यही कारण रहा कि 9-10 साल की उम्र से ही उन्होंने अली अकबर खान साहब के यहाँ संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर दिया। संगीत का यह सुरूर पंचम दा पर इस तरह चढ़ गया था कि वो बहुत छोटी उम्र में ही गानों की धुन बनाने की कोशिश करने लगे। एक बार उन्होंने अपने द्वारा बनाई गई एक धुन सचिन दा को सुनाई, जो उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने अपने बेटे की उस धुन का प्रयोग अपनी फिल्म फंटूश के गीत ए मेरी टोपी पलट कर आ में किया। इसके अलावा कहा जाता है कि गुरुदत्त की मैग्नम ओपस फिल्म प्यासा के सुपरहिट गीत सर जो तेरा चकराए का संगीत भी पंचम दा ने ही तैयार किया था। ऐ मेरी टोपी पलट के आ, ना अपने फंटूश सर जो तेरा चकराए, क्या दिल डूबा जाए। गौरतलब है कि उन दिनों पंचम दा अपने पिता महान संगीतकार सचिन देव बर्मन से ज्यादा सलिल चौधरी का संगीत पसंद करते थे। खैर, समय बीतता गया और पंचम दा जब अपनी मैट्रिक परीक्षा में सफल नहीं हो पाए, तो इन्होंने संगीत को पूरी तरह से अपनाने का निश्चय कर लिया और अपने पिता के असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगे। पंचम दा ने इस दौरान माउथ ऑर्गन बजाना सीखा और अपने पिता की फिल्मों में अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने का काम करने लगे। एक असिस्टेंट के तौर पर इनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों में चलती का नाम गाड़ी, कागज के फूल, बंदनी और गाइड जैसे नाम शामिल हैं। भारत के लगभग हर घर में छोटे बच्चे को उसके असली नाम के अलावा भी कई और नामों से पुकारा जाता है। हमारे बर्मन दा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उनकी नानी ने बर्मन दा का नाम टुबलू रखा था, तो दूसरी तरफ उनके रोने की आवाज को सुनकर सचिन दा ने अपने बेटे का नाम पंचम रख दिया था। कहा जाता है कि ये जब रोते थे तो उस आवाज का सुर 5वां यानी पा होता था। साथ ही कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बर्मन दा 5 अलग अलग नोट्स में रोते थे, इसलिए उनका नाम पंचम रख दिया गया। बहरहाल, बात जो भी हो, लेकिन सच कहें तो शायद यहीं से एक बड़े संगीतकार के जन्म लेने का आभास इनके पिता सहित कुछ लोगों को हो गया था। खैर,
अब चलते हैं साल 1959 की तरफ, जब बर्मंदा 20 साल के हुए तो गुरुदत्त साहब ने अपनी फिल्म राज का संगीत तैयार करने के लिए इनको कहा। बर्मंदा, जो उस समय एक असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे, उन्होंने इस ऑफर को हाँ कह दिया। लेकिन सचिन दा को ये बात पसंद नहीं आई। उन्हें लग रहा था कि अभी उनका बेटा स्वतंत्र रूप से संगीत तैयार करने के लिए बहुत छोटा है, इसलिए राहुल को इस फिल्म में काम नहीं करना चाहिए। और सचिन दा की ये मुराद पूरी भी हो गई। पंचम दा ने राज फिल्म के लिए शैलेंद्र जी के गीतों पर धुन तैयार की तथा शमशाद बेगम और आशा भोसले से कुछ गाने भी गवा लिए थे, लेकिन ये फिल्म आगे चलकर डिब्बा बंद हो गई। खैर, वो समय भी आया जब साल 1961 में इन्होंने बतौर स्वतंत्र संगीतकार अपने करियर की शुरुआत की। फिल्म थी छोटे नवाब। यहाँ एक दिलचस्प बात ये है कि ये फिल्म भी पंचम दा को नहीं मिलती अगर सचिन दा इसमें संगीत देने को राजी हो जाते। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि छोटे नवाब के प्रोड्यूसर महमूद साहब इसके म्यूजिक कंपोजर के तौर पर सचिन दा को लेना चाहते थे और इसके लिए एक दिन वो उनके घर भी गए। लेकिन जब सचिन दा ने इस फिल्म को मना कर दिया तो महमूद साहब की नजर वहीं तबला बजा रहे पंचम दा पर पड़ी और उन्होंने अपनी फिल्म के संगीत का जिम्मा बड़े नवाब को छोड़कर छोटे नवाब के कंधों पर रख दिया और इस बार सचिन दा चाहकर भी कुछ नहीं कह पाए। इस तरह पंचम दा का स्वतंत्र संगीतकार के तौर पर संगीत सफर शुरू हो गया। ये वो दौर था जब हिंदी सिनेमा के जगत के संगीत का स्वर्णिम काल चल रहा था, जिस कारण एक से बढ़कर एक संगीतकारों के बीच अपने आप को स्थापित कर पाना पंचम दा के लिए मुश्किल रहा। और ऊपर से ऐसी बातें भी होने लगी थी कि पंचम दा को उनके पिता संगीत तैयार करने में मदद करते हैं, इसलिए उनके पास जाने का कोई मतलब नहीं है। इन सब कारणों के चलते पंचम दा को छोटे नवाब की सफलता के बावजूद भी लगभग 4 साल तक कोई काम नहीं मिला और इसी बीच इन्होंने महमूद के साथ उनकी फिल्म भूत बंगला में एक कैमियो भूमिका भी निभाई। साल 1966 में पंचम दा को एक संगीतकार के तौर पर फिल्म तीसरी मंजिल मिली, जिसके लिए फिल्म के निर्माताओं को पंचम दा का नाम फिल्म के गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने सुझाया था। पंचम दा ने फिल्म के सभी गीत रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड किए, जिसमें से 4 गीतों में उनका साथ आशा भोसले ने दिया था। इसके बाद साल 1968 में आई फिल्म पड़ोसन में जो काम बर्मंदा ने किया वो आज भी दोहरा पाना बड़े बड़े संगीतकार के लिए मुश्किल है। एक चतुर नार गाने की मेकिंग में कई किस्से आपने दोस्त सुने ही होंगे। इस गाने को आज भी संगीत के जानकार बॉलीवुड इतिहास के सबसे मुश्किल गानों में से एक मानते हैं। एक चतुर नार बड़ी होशियार। इसके बाद पंचम दा को फिल्म मिलती रही और वो हर फिल्म के साथ खुद को एक अलग तरह का संगीतकार साबित करते रहे। समय के साथ उन्होंने अपनी धुनों में कुछ ऐसे बदलाव भी किए जो उनसे पहले बॉलीवुड में नदारद थे। दरअसल भारतीय संगीत और वेस्टर्न म्यूजिक को एक ही गाने में भरने की कला पंचम दा में कूट कूट कर भरी हुई थी। आगे चलकर साल 1971 पंचम दा के करियर का मील का पत्थर साबित हुआ। उन्होंने इस साल हिंदी सिनेमा को कई यादगार नगमे दिए। इस साल आई फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का गीत दम मारो दम बिना का गीत माला में साल भर नंबर 1 पोजीशन पर रहा, जिसके लिए आशा भोसले को सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इस गीत के बारे में कहा जाता है कि फिल्म के कर्ता धर्ता देवानंद साहब ने इस गीत को फिल्म में रखने से ही मना कर दिया था, लेकिन फिर आशा जी के कहने पर इस गीत का सिर्फ एक छोटा सा भाग ही फिल्म में रखा गया था। मिट जाए हरे कृष्ण हरे राम। इसके बाद जब ये गाना रिलीज हुआ तो इसे ऑल इंडिया रेडियो ने बैन कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि ये गाना युवाओं के मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालेगा और वो धूम्रपान की ओर अग्रसर होंगे। यहाँ इस गाने का तारणहार रेडियो सीलोन बना, जिस पर ये गीत बहुत ज्यादा चलाया गया और लोग इस गीत को पसंद भी करने लगे। और फिर जो हुआ वो तो आपको पता ही है। ये गीत आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। साल 1971 में पंचम दा के गीत से सजी 12 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें एक से बढ़कर एक गीत थे और ये गीत ऐसे थे जिन्हें लोग आज भी गुनगुनाते हैं। पंचम दा संगीत के साथ किस तरह खेलते थे और किस तरह उसे अपने मन मुताबिक ढाल लेते थे, इसके कई उदाहरण हैं, जिसमें से पहला उदाहरण देखने को मिलता है साल 1969 में आई फिल्म प्यार का मौसम में, जहां संगीत के इस जादूगर ने
एक गीत के 4 अलग अलग वर्जन को अलग अलग तरह से संगीतबद्ध करके हमारे सामने रखा था। गीत का नाम था तुम बिन जाऊं कहां, जिसके 2 वर्जन किशोर कुमार की आवाज में और 2 मोहम्मद रफी की आवाज में रखे थे। एक वर्जन रोमांटिक तो दूसरा पूरी तरह से रोंगटे खड़े कर देने वाला ड्रामेटिक वायलिन की आवाज से भरपूर। तुम बिन जाऊं कहां, तुम बिन जाऊं कहां, तुम बिन। कुछ ऐसा ही काम इन्होंने फिल्म यादों की बारात में किया था, जहां 4 अलग अलग गीतों का एक साथ संगीतबद्ध करके इन्होंने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। पंचम दा ने राजेश खन्ना के स्टारडम के दौर में अपने संगीत का फैलाव शुरू किया था और इस दौरान उन्होंने राजेश खन्ना के करियर और उनकी रोमांटिक हीरो की छवि को निखारने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसमें पंचम दा का साथ किशोर दा ने बखूबी दिया। इस तिकड़ी ने साथ में मिलकर लगभग 40 फिल्मों में काम किया था, जिसमें कटी पतंग और अमर प्रेम जैसी कालजयी फिल्मों का नाम भी शामिल है। इस तरह यहाँ ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाने में पंचम दा के संगीत का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। साल 1971 में पिया तू अब तो आजा जैसे गानों से फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाले पंचम दा ने आगे भी अपना काम जारी रखा और एक से बढ़कर एक फिल्मों के गीत तैयार करते चले गए। किशोर दा के साथ पंचम दा की ट्यूनिंग को इस दौरान लोगों ने काफी पसंद किया और कुछ लोग पंचम दा पर ये आरोप भी लगाते हैं कि उन्होंने किशोर कुमार के लिए रफी साहब से किनारा कर लिया है। कहा जाता है कि उन दिनों पंचम दा ने रफी साहब को लेकर कुछ ऐसी बातें भी कही थी जो रफी साहब के चाहने वालों को पसंद नहीं आई थी। लेकिन इन सब बातों की तह तक जाने पर पता चलता है कि पंचम दा के करियर में रफी साहब का योगदान भी किशोर दा से किसी भी मामले में कम नहीं था। एक शानदार म्यूजिक डायरेक्टर होने की बदौलत उन्हें पता था कि किस गाने के लिए कौन से गायक की आवाज की जरूरत है। किशोर दा से पंचम दा की मुलाकात बहुत पहले करदार स्टूडियो में हुई थी, जब पंचम दा एक संगीतकार नहीं बने थे। उस समय एक दिन वो अपने पिता के साथ स्टूडियो में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी दीवार पर बैठा योडलिंग और बाकी गाने की अलग अलग विधाओं से वहां काम करने वाले लोगों का मनोरंजन कर रहा है। पंचम दा ने जब पूछा तो पता चला कि वो किशोर कुमार हैं और पंचम दा के पिता के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। बहरहाल जब दोनों की मुलाकात हुई तो पंचम दा ने मन बना लिया कि किशोर दा को वो अपनी फिल्मों के लिए जरूर बुलाएंगे, क्योंकि उनकी संगीत के लिए पागलपन और दमदार आवाज पंचम दा को पसंद आ गई थी। अब बात करते हैं पंचम दा की उस प्रतिभा की जिसके बारे में पढ़कर या सुनकर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने अपने कई गानों की धुन आम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की जगह ग्लास और चम्मच जैसी चीजों का प्रयोग करके बनाई है और कभी कभी तो पंचम दा अपने गानों का संगीत किसी की पीठ थपथपाकर भी बना लेते थे। अगर आपको याद हो तो सत्ते पे सत्ता फिल्म में अमिताभ बच्चन के एंट्री सीन को धांसू दिखाने के लिए उन्होंने अपने गायक को गार्गल करने के लिए कहा था। इसी तरह चिंगारी कोई भड़के का संगीत ओरिजिनल ट्यून से हटकर किसी और धुन पर आधारित था जो बजाने वाले के गलती से निकल गई थी। ऐसे कई किस्से हैं जो बताते हैं कि पंचम दा आम संगीतकार नहीं थे। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जो कुछ आज पसंद कर रही है उसकी शुरुआत पंचम दा ने बहुत पहले ही कर दी थी। यही वजह है कि आज के बड़े बड़े संगीतकार उन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं। साल 1975 में पंचम दा ने बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म शोले का संगीत तैयार किया। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। और इस तरह राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाने वाला ये संगीतकार अमिताभ बच्चन को एक एस्टेब्लिश सुपरस्टार बनाने में भी अहम योगदान दिया। इसके बाद भी पंचम दा कई बड़ी फिल्मों और फिल्म निर्माताओं के लिए काम करते रहे और उनका सफर जारी रहा। उन्होंने गायक अभिजीत से लेकर हरिहरन साहब को फिल्म इंडस्ट्री में पहला ब्रेक देने का काम भी किया और आगे चलकर संजय दत्त और कुमार गौरव जैसे कई बड़े अभिनेताओं की पहली फिल्म में संगीतकार के तौर पर भी जुड़े। गौरतलब है कि 80 का दशक इस संगीतकार के लिए बहुत ही मुश्किल से भरा रहा। अपने जमाने से आगे की सोच रखने वाला ये संगीतकार बप्पी लहरी जैसे नए पुराने संगीतकारों की भीड़ में बहुत समय तक अकेला पड़ गया था। उनके पिता गुजर गए थे।
रफी साहब और किशोर दा भी उनको छोड़कर चले गए थे। ऐसे में कोई भी फिल्म डायरेक्टर इस गुजरे जमाने के संगीतकार को मौका देने के लिए तैयार नहीं था और जिन फिल्मों में मौके मिल भी रहे थे वो फ्लॉप हो रही थी। ऐसे हालात में साल 1988 में पंचम दा को एक हार्ट अटैक का दौरा भी पड़ा, जिससे वो उबर गए थे और फिर इस भूले बिसरे जीनियस को फिल्म प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा ने अपनी अगली फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के लिए याद किया। उन दिनों विधु विनोद चोपड़ा को बहुत से लोगों ने समझाया कि किसी दूसरे संगीतकार को ले लीजिए, हालांकि ऐसे पहले भी हो चुका था। सुभाष घई ने अपनी फिल्म राम लखन के लिए पंचम दा से बात की थी, लेकिन फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ले लिया था। लेकिन विधु विनोद चोपड़ा ने ऐसा नहीं किया। इस फिल्म का संगीत कैसा था और किस तरह तैयार हुआ था, ये सभी बातें आपने तो सुनी ही होगी। पंचम दा ने जब इस फिल्म के लिए पहली धुन चोपड़ा साहब को सुनाई तो उसे सुनकर चोपड़ा साहब ने कहा कि ये मेरी फिल्म के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके बाद विधु विनोद चोपड़ा ने जो कहा उसे सुनकर पंचम दा समझ गए कि उन्हें इस फिल्म के लिए किस तरह का संगीत चाहिए। दरअसल पंचम दा और चोपड़ा साहब जहां बैठे थे वहां दीवार पर सचिन दा की फोटो लगी हुई थी, जिसकी तरफ इशारा करते हुए चोपड़ा साहब ने कहा कि मुझे इनको लेना था, लेकिन ये अब नहीं है और आप इनसे सबसे करीब हो, इसलिए मैंने आपको इस फिल्म के संगीत के लिए चुना है। बहरहाल आगे जब इस फिल्म का संगीत तैयार हो गया था तब पंचम दा ने जावेद अख्तर साहब को इस फिल्म के गीत लिखने के लिए चुना। पंचम दा अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैंने इस फिल्म में लिरिसिस्ट से लेकर गायक तक बिल्कुल नए रखे हैं, जिससे कोई ये ना कह सके कि इस फिल्म का संगीत किसी बड़े गायक या लेखक की वजह से हिट हुआ है। मैं इस फिल्म से लोगों को बताना चाहता हूँ कि आर.डी. बर्मन का दौर अभी गया नहीं है। आखिरकार फिल्म का संगीत और फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस से लेकर लोगों के दिलों तक इसके संगीत ने तहलका मचा दिया। लेकिन दुखद बात ये रही कि ये सब देखने के लिए वो जादूगर मौजूद नहीं था जिसने ये सब कुछ तैयार किया। वो अपना खेल दिखाकर बहुत पहले ही दुनिया से रुखसत हो गया था। 4 जनवरी साल 1994 को संगीत की गोद में पैदा और बड़ा हुआ एक जादूगर संगीत की गोद में ही सर रखकर हमेशा के लिए अपनी अगली फिल्म की रिलीज का इंतजार करते करते सो गया। साल 1995 में फिल्म फेयर की तरफ से पंचम दा के नाम पर एक अवार्ड शुरू किया गया जो संगीत के क्षेत्र में नए लोगों को बढ़ावा देने का काम करता है। साथ ही नेशनल अवार्ड विनर फिल्म निर्माता ब्रह्मानंद द्वारा इन पर पंचम अनमिक्स्ड नाम से एक फिल्म का भी निर्माण किया गया। इसके अलावा पंचम दा के कई गानों का रीमेक और रीमिक्स वर्जन आज के म्यूजिक डायरेक्टर लाते रहते हैं। बात करें पंचम दा के वैवाहिक जीवन की तो इन्होंने 2 शादियां की थी। इनकी पहली शादी रीता पटेल से हुई, जिनसे इनकी पहली मुलाकात दार्जिलिंग में हुई थी। साल 1966 में इन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और फिर पंचम दा ने 1980 में आशा जी के साथ विवाह किया, जिसके लिए दोनों के परिवार वाले तैयार नहीं थे। लेकिन आखिरकार सब सही हो गया और कई हिट गानों की सुपरहिट जोड़ी शादी के बंधन में बंध गई, जो पंचम दा के निधन तक अटूट रहा। 331 अलग अलग फिल्मों में लगभग 2100 गानों को अपने संगीत से अमर कर देने वाले पंचम दा को कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जिसमें से 3 बार बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स पंचम दा ने अपने नाम किए। ये फिल्में थी साल 1982 में आई सनम तेरी कसम, 1983 में आई मासूम और 1994 में आई 1942 अ लव स्टोरी, जो इनके निधन के बाद रिलीज हुई थी। पंचम दा का विश्व स्तरीय प्रसिद्धि का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनके 77वें जन्मदिन के मौके पर गूगल ने एक विशेष डूडल बनाकर इस महान संगीतकार को श्रद्धांजलि दी थी। तो ये थी संगीत सम्राट राहुल देव बर्मन यानी कि हम सबके प्यारे पंचम दा के प्रेरक जीवन पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दे तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।